सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की नहरें से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं तथा उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक से दो प्रश्न कहीं कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने विश्व की झीलें, विश्व के जलप्रपात, उनसे रिलेटेड भी प्रश्नों को हल देखा था। तो उन सभी की चर्चा भी इन सभी कॉन्सेप्ट में भी हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। अब देखिए, पनामा नहर, पहले अब ये जानना होगा कि ये पनामा नहर आखिर है कहाँ। तो अगर आप ग्लोब में देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका है। तो ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका यानी कहने का मतलब इसी उत्तरी अमेरिका में ऊपर में तो हो गया ये क्षेत्र, इस तरह से तीन भागों में अगर आप बांटेंगे तो उत्तर कनाडा हो जाएगा, बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका और नीचे मैक्सिको हो जाएगा। तो उस मैक्सिको के नीचे जब आएंगे, जो आपको क्या मिलेगा, स्थल डमरू मध्य मिलने को मिलेगा, यानी पतला संकीर्ण स्थलीय भाग मिलेगा जो दोनों ओर पानी से रहेगा, और बीच में वही स्थलीय भाग जो स्थल डमरू मध्य कहलाता है। तो उस तरह से आएगा। उसके नीचे आप दक्षिणी अमेरिका देखेंगे, तो जस्ट दक्षिणी अमेरिका के ऊपर में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, पनामा सिटी है। वही पनामा सिटी जो पनामा स्थल डमरू मध्य कही है, यानी कि दो, एक क्या है, पतला संकीर्ण क्या है, वह भाग है, भूभाग है जिसके दोनों ओर पानी है, जो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, उसी को हम लोग स्थल डमरू मध्य कहते हैं। तो पनामा स्थल डमरू मध्य संकीर्ण भाग आपको देखने को मिलेगा। और उस पनामा सिटी में, यानी दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ऊपर आप कहिए, उत्तरी छोर पर कहिए, कि वहाँ पे आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा, यानी पनामा सिटी। मानचित्र में देखेंगे तो पनामा सिटी में वहीं पे पनामा नहर बनाया गया। तो इस पनामा नहर की कहानी को आखिर समझते हैं कि क्यों और कब किन परिस्थिति में बनाया जाता है। इस पनामा नहर का निर्माण सबसे पहले फ्रांस के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? फ्रांस के द्वारा इसका निर्माण 1881 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि 1881 से पहले इस पनामा नहर पर, यानी जो पनामा सिटी है या जो पनामा है क्षेत्र है, इस पर किसका अधिकार था? तो इसका जो अधिकार था वह स्पेन के उपनिवेश था। लेकिन क्या होता है, 1821 ईस्वी में स्पेन से जो इसका उपनिवेश था वो स्पेन का उपनिवेश खत्म हो जाता है। उसके बाद जो पनामा है वह तीन क्षेत्र वहीं बगल में है, जिसे हम लोग पहले कोलंबिया का जो पहले नाम था क्या था, नावा ग्रनादा करके, है ना, नेवा ग्रनादा करके। उसके बाद क्या है, एक्वादोर और वेनेजुएला। इन तीनों को मिलाकर कब, और 1821 ईस्वी के बाद, जब स्पेन जो उस पर उपनिवेश था, उपनिवेश स्पेन की उपनिवेश खत्म होने के बाद ये तीनों क्षेत्र, वेनेजुएला जिसे बाद में ये ग्रनादा नोएबा को कोलंबिया कहा गया, और एक और क्षेत्र था एकागुआ, ये तीनों संघ मिलकर एक संघ बनाता है और इस संघ में शामिल हो जाता है पनामा सिटी। उसके बाद यह संघ भी क्या होता है, 1830 ईस्वी में यह संघ भी टूट जाता है। और यह जो संघ टूटने के बाद जो क्या है, ग्रनादा नोएबा, नोएबा ग्रनादा जो बाद में कोलंबिया कहलाया है, उसमें यह पनामा शामिल हो जाता है। और इस तरह से हुआ, जो पनामा है कोलंबिया में शामिल हो जाता है। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहता है। तो 1881 ईस्वी में अब समय आता है 1881 ईस्वी का। इसमें क्या करता है, फ्रांस है जो यहाँ पर अपना इस नहर को, पनामा नहर को बनाना स्टार्ट करता है। और यह 1881 से 1894 ईस्वी तक इसमें के निर्माण में यहाँ पे काम करता है। लेकिन क्या हो जाता है, इस निर्माण का जब कार्य होता है तो इस दरमियान में महामारी, यानी साफ सुविधा का सही तरह से सुविधा नहीं होने के कारण वहाँ पे महामारी फैल जाता है, मलेरिया और ये सब पेचिश करके फैल जाता है। इसमें लगभग 20,000 से 22,000 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, और भी इंजीनियरिंग टेक्निक है जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस अब 1881 तक, 94 तक इस पनामा नहर को बनाने का कार्य करेगा, और 1894 ईस्वी से फ्रांस इस नहर को बनाना छोड़ देगा। अब इधर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा पनामा पर, क्योंकि वह चाह रहा था कि जो अमेरिका का यहाँ जो पूर्वी और पश्चिमी भाग की दूरी को कम करना, क्योंकि जैसे ही ये जो स्वाभाविक सी बात है, जब ये नहर बन जाएगा तो क्या होता था, पहले जब सोच लीजिए कि जब अमेरिका का व्यापार करना होता था तो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग जाने के लिए इसको हॉर्न ऑफ दक्षिणी अमेरिका को पार करके, मतलब कईयों घंटा का रास्ता, कितना दिन का रास्ता सफर करना पड़ता था। लेकिन अगर वह चाह रहा था कि अगर बीच से नहर बन जाए तो जो उसे अत्यधिक दूरी जो पार कर कर जाना पड़ता था वो उससे बच जाएगा, और यह जो आंतरिक व्यापार में उसका काफ़ी सहयोग प्राप्त करेगा। तो अब अमेरिका क्या करता, पनामा को इधर उकसाना स्टार्ट करता है। अब जब पनामा उकसाना स्टार्ट करता है, कब, वही 1903 ईस्वी से पहले से उकसाना स्टार्ट करता, वह फिर क्या करता, स्वतंत्र होने के लिए कोलंबिया से क्या करता, आंदोलन करता। और इस प्रकार से 1903 ईस्वी में अब पनामा क्या हो जाएगा, जो कोलंबिया के अंतर्गत में था वह अब स्वतंत्र हो जाएगा। अब स्वतंत्र जैसे ही होगा, अब 1904 ईस्वी से अमेरिका क्या करेगा, इस पर काम करना स्टार्ट करेगा, और 1914 ईस्वी में क्या हो जाएगा, यह 1914 ईस्वी में पनामा नहर बनकर तैयार हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता, पनामा भी इसको लेकर आंदोलन करता, और आखिरकार 20वीं शताब्दी के अंत आते आते अमेरिका
क्या करता है, उसको पनामा को, जो पनामा शहर है उसी को सौंप करके वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से पनामा नहर का विकास हुआ, और इस पनामा नहर का जो विकास होने से प्रशांत महासागर, आपको पता होगा ये आपको उत्तरी अमेरिका, इस उत्तरी अमेरिका के इधर प्रशांत महासागर, यहीं पर जो मैं क्या कैरेबियन सागर है, वो कैरेबियन सागर हम लोग चर्चा वहाँ भी किए थे। कौन सा, एक चक्रवात में जब हम लोग पढ़े थे तो देखे थे ना, हरिकेन चक्रवात जो चलता है, जो अटलांटिक महासागर है, कैरेबियन सागर वहीं पे उत्पन्न होता है मिसिसिपी की घाटी में। तो वही मिसिसिपी की घाटी भी है उत्तरी अमेरिका में, तो वही कैरेबियन प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। या फिर आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर इधर हो गया, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तो कैरेबियन सागर नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिसके कारण पनामा नहर के बनने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भाग की दूरी भी कम हो गया और क्या हो गया, व्यापार में सुविधाजनक हुआ। तो इस तरह से पनामा नहर बाद में देखेंगे इसी तरह के निर्माण के लिए थाईलैंड में क्या हो जाएगा, एक नहर है थाईलैंड में, वह भी इसी को क्या करेगा, जो शायद ये करा नहर है ना, शायद करा नहर ही है जो थाईलैंड में बन रहा है, वह भी इसी का मतलब डुप्लीकेट है। वह भी चाह रहा है कि जिसको करा नहर को आप देखेंगे तो वो जो थाईलैंड के भाग से निकल कर बीच से गुजरेगा, लेकिन क्या होता था, जब हिंद महासागर से दक्षिणी चीन सागर में जाना होता था तो नीचे से जाना पड़ता था, यानी कईयों घंटा का रास्ता कई दिन खराब करना पड़ता था, तब जाकर होता था। जब वो करा नहर थाईलैंड में बन जाएगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर के रूप में जाना जा रहा है। वह इसके विकास में भारत भी अब शायद वो इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, 135 किलोमीटर का बनाया जाना है, बीच से वही काट कर बनाया जाना है। तो वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना पनामा नहर किस तरह से पहले कोलंबिया में जुड़ा, कोलंबिया से पहले स्पेन का उपनिवेश था, स्पेन के उपनिवेश के खत्म होने के बाद किस तरह से उस पर क्या हो गया, कोलंबिया संघ में आया, फिर कोलंबिया संघ से भी अलग होकर फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के उसाने से फिर कोलंबिया से भी अलग होकर फिर अमेरिका उस पर क्या करता है, वह बनाता है पनामा नहर। अब सेकंड प्रश्न है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर से कम महत्वपूर्ण है क्योंकि। अभी तो पनामा नहर हम लोगों ने जान लिया कि पनामा नहर जो पनामा सिटी में है, जो क्या क्या जो अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भागों की दूरी को कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ, और इससे व्यापार भी बढ़ा, व्यापार में भी योगदान हुआ है सब, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पहले हॉर्न ऑफ दक्षिण अमेरिका को पार कर जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ये सू नहर पनामा सिटी में बन गया तो क्या हो जाएगा, पनामा सिटी में बनने से पनामा नहर से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच की दूरी कम हो गया और आंतरिक व्यापार में काफ़ी बढ़ा उसका। अब सुएज नहर ठीक उसी तरह अगर आप देखेंगे सुएज नहर तो अफ्रीका के ठीक उत्तरी भाग में मिस्र देखेंगे तो यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो यहीं पर है सुएज नहर जो क्या कर सकता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आप कह सकते हैं कि इस सुएज नहर के बनने से जो एशिया है और यूरोप के बीच की दूरी कम गई। कितनी दूरी कम गई, आप नॉर्मली कह सकते हैं 7,000, अगर वही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लंदन से बीच की दूरी और भारत से बीच की दूरी उसमें भी कमी आई, लगभग 8,990। तो इस तरह से क्या हो गया, यह बनाया गया सुएज नहर। अब सुएज नहर के बारे में जानते हैं, सुएज नहर कब और कैसे बनाया गया। अब सुएज नहर का निर्माण भी होता है, वह फ्रांस के द्वारा किया जाता है। कब यह किया जाता है, 1859 से 1869 ईस्वी में, नहीं 1869 ईस्वी में यह सुएज नहर बनकर तैयार हो जाता है, और 17 नवंबर 1869 को यह सभी के लिए खोल दिया जाता है। इस सुएज नहर के बनने से क्या हो गया, इधर एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, क्योंकि अभी हम चर्चा की कि अफ्रीका के उत्तरी भागों में आप देखेंगे तो यहाँ मिस्र है, और यही मिस्र पर क्या किया गया, सुएज नहर का निर्माण किया गया। ये अफ्रीका हुआ ना, तो यहाँ पर मिस्र है ना, इस मिस्र के यहीं पर सुएज नहर का निर्माण किया गया, और इधर तो एशिया हो गया और इधर यूरोप हो गया, तो एशिया से यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सुएज नहर के बनने से जो ज़्यादातर व्यापार होता है वह एशिया और यूरोप के बीच में होता है। तो एशिया के साथ साथ में चीन भी आ गया, बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सभी महाद्वीप हो गए, जिनसे क्या हो गया, इनसे पनामा नहर की तुलना में इस पे जो क्या है 3-4 कॉन्टिनेंट टच हो रहा, तो जिसके कारण यह पनामा नहर से व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो घने आबादी देशों के व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। जो घने आबादी देशों का व्यापार किसके द्वारा होता है, वह सुएज नहर के द्वारा। इधर यूरोप, इधर एशिया, इधर चीन, इधर ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का इससे होता है, उससे ज़्यादा होता है। इसके कारण घने आबादी वाले देशों का व्यापार वह सुएज नहर से होता है। तो सुएज नहर के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से इसका निर्माण क्या किया जाता है। इसका निर्माण 1855 ईस्वी तक, आपको यह भी देखने को मिलेगा कि निर्माण कब, हालांकि 54 से इसका निर्माण हो गया, लेकिन जो उसमें जो गति प्रदान हुई वो 1859 से, तो ही 1854-59 से कार्य प्रारंभ हो जाता है, और 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो जाता है, और 17 नवंबर को यह पूरे सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाता है। पहले आप देखेंगे कि जो उसका शेयर होता है वह सुएज कंपनी, सुएज नहर कैनाल के द्वारा होता है, आधा शेयर उसके पास होता है, आधा शेयर आप देखेंगे कि मिस्र के पास होता है, अब मिस्र नहीं होता, आधा शेयर स्पेन के पास होता है, और आधा शेयर मिस्र, तुर्की और अरब देशों के पास होता है। फिर बाद में आप देखेंगे कि तुर्की और मिस्र के जो शेयर होता है वह ब्रिटेन खरीद लेगा, फिर ब्रिटेन शेयर को जैसे ही खरीद लेगा तो वह अपना सेना लागू कर देगा, लेकिन फिर क्या करेगा, सुएज नहर कैनाल और मिस्र मिलकर वह जो 99 साल का पट्टा था उसको रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने के बाद क्या हो जाता है,
उसके बाद वह आंदोलन करता है ब्रिटेन को वहाँ से अपना सैनिक को हटाने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया था कि कोई भी एक राष्ट्र का सैनिक वहाँ तैनात नहीं रहेगा। लेकिन ब्रिटेन जैसे ही शेयर खरीदता है उसके बाद वो हस्तक्षेप करके वो अपना सैनिक कर देता है। फिर इसका विरोध करेगा कौन? मिस्र करेगा, तो वह सैनिक हटाएगा और 1854 ईस्वी में क्या होगा? वह सैनिक को हटाएगा और 1856 ईस्वी में मिस्र इस पूरी तरह से उसको क्या कर लेगा? राष्ट्रीयकीकरण कर उसे अपने अंडर में ले लेगा। तो ये कहानी था स्वेज नहर का, तो वो भी हम लोगों ने समझा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न 3 में आइए, देखिए दोनों समझ गए, इससे रिलेटेड 5 से 7 प्रश्न आपको सभी हल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 में देखिए, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? पहला को पढ़ते, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। देखिए डेल्टा के रूप में था या नहीं इसे समझिए। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का अर्थ होता है जो नदी के मुहाने, मान लेते हैं ये नदी है, तो नदी के मुहाने के द्वारा जो क्या होता है, अवसाद को बहा कर लाया जाता है। उसके बाद जो अवसाद जैसे ही जमा हो जाता है तो वह त्रिभुजाकार आकृति का बन जाता है। देखते होंगे बगल बगल से ये लकीर ऐसा पानी गुजरेगा, बीच में टिल्हा ऐसा बन जाएगा, तो वही होता है जो क्या होता है, नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जो त्रिभुजाकार आकृति बनता है, कहीं कहीं चतुर्भुजाकार भी मिलेगा, वही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जिसमें आप देखे होंगे कि नर्मदा और ताप्ती ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि यह कहाँ से गुजरती है? डेल्टा अवसाद को इसलिए नहीं ला पाती क्योंकि वो स्थलीय मार्ग से नहीं गुजरती है, वो आपको पहाड़ी मार्ग से गुजरती है, पहाड़ों से गुजरती है, इसके कारण वो अवसाद नहीं लाती है और अवसाद का निर्माण वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा डेल्टा। तो पनामा नहर कोई डेल्टा का रूप नहीं है, डेल्टा से नहीं बना है। ये तो पहले ही खत्म हो गया। पनामा सिटी में बना हुआ है, जो क्या स्थल डमरू मध्य स्थल डमरू मध्य होता है, जो दो बड़े भूभाग को एक संकरीय भूभाग जोड़ता है, जिसके दोनों तरफ पानी होता है। तो पहला तो गलत है। दूसरा आ जाए, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। पनामा बिल्कुल सही बात है, 25% होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वह स्वेज नहर से होता है, क्योंकि घने आबादी वाला देश कहाँ संपर्क कर रहा है? वह एशिया, यूरोप और जो ऑस्ट्रेलिया नीचे भाग है दक्षिण चीन सागर उससे कर रहा है, इसलिए स्वेज नहर है। तो ये संसार का 25% सही, ये भी सही है। अटलांटिक महासागर पर से बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा जो पनामा सिटी में, यहाँ पर जैसे पनामा सिटी हो गया, और यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये तो अमेरिका था, है ना, उत्तरी अमेरिका था। यहाँ पर ये संकीर्ण भाग था, पनामा सिटी था, तो यही था ना। ये क्या हो रहा था? अटलांटिक महासागर किधर था? अटलांटिक महासागर इधर था। यहीं पर कैरेबियन सागर था। ये कैरेबियन सागर की चर्चा हम लोग मिसिसिपी की घाटी में, जहाँ क्या हो रहा था, हरिकेन नामक तूफान बन रहा था ना, चक्रवात आ रहा था, यही मिसिसिपी की घाटी। तो कैरेबियन सागर बोलिए, या यही कैरेबियन सागर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर हो गया। तो अटलांटिक महासागर को इधर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही। इस मार्ग की लंबाई 64.8, हालांकि आपको कहीं कहीं आपको 82, 72 ये देखने को मिल जाएगा, तो लगभग 84.68.4, क्योंकि उसमें पास बना हुआ है ना पनामा नहर में, लॉक सुविधा। जैसे कोई जहाज खुलता है उसमें 3 लॉक बनाया गया है ना, तो वो लॉक होता है, वो लॉक हटाया जाता है। तो ये भी कभी कभी हो सकता है प्रश्न मिलने की निम्नलिखित में से किसमें लॉक सुविधा प्रदान किया गया, पास लॉक है तो वो पनामा में। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों सही है, लेकिन एक गलत है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग 4 में आते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग तो जान लिए कि पनामा नहर पनामा सिटी में है, और पनामा सिटी से होकर यह गुजरती है, और यह पनामा नहर को बनने से क्या हो गया, अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच की दूरी कम हो गया, और इस दूरी के कम होने के कारण यह आंतरिक व्यापार में काफ़ी क्या हो गया, सहयोग प्रदान किया, और व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई इस नहर के निर्माण से। क्योंकि पहले इस नहर के ना होने से क्या करना पड़ता था, हॉर्न ऑफ दक्षिण अमेरिका को पार कर जाना पड़ता था, जो काफ़ी लंबा दूरी तय करना होता था। तो आपको हम बता दें कि 1869 में बना ना, 1869 में तो स्वेज बनता है, 1914 में बनता है ना। मतलब इसको पार करने में पहले काफ़ी समय लगता था। अगर आप स्वेज नहर में देखिए तो जब स्वेज नहर तो 1869 ईस्वी में बनता है, उसमें 36 घंटा पहले लगता था 1866 में, लेकिन जैसे ही वो बनकर तैयार हुआ 1869 में, मात्र 18 घंटा 12 घंटा में पार होने लगा। तो ये तो स्वेज नहर था। तो पनामा नहर का भी जस्ट यही कहानी था, इसे पार कर काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता था। तो इसके जो उत्तर में यहाँ पर देखेंगे कि पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह है आपको पनामा नहर की जस्ट उत्तरी भाग में कोलोन देखेंगे, कोलोन बंदरगाह, जस्ट उसके नीचे ये पनामा मिलेगा। तो उत्तरी भाग यानी पनामा नहर के उत्तरी भाग में कोलोन आपको देखने को मिल जाएगा। कोलोन जगह का नाम है, आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, और हम आपको थंबनेल जो होगा उसमें भी हम आपको इसको ऐड कर देंगे, कोशिश कर देंगे ऐड करने का। तो वहीं पे कोलोन और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, पनामा नहर। ये 2 पतन आपको देखने को मिल जाएगा, पनामा मिल जाएगा और कोलोन, और वहीं ये बीच से गया है कौन, पनामा नहर। तो ये है इसका चौहद्दी है। तो उत्तर में आपको कोलोन मिल जाएगा, और सबसे दक्षिण उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में पनामा मिल जाएगा। गाटून क्या है, गाटून यहीं पर है। आप देखेंगे कि जो स्वेज नहर को पार करने के लिए यही गाटून झील को होकर गुजरना पड़ता है। ये मीठे पानी का झील है, जिससे होकर आपको किस में प्रवेश करना पड़ेगा, ये आपको पनामा नहर में प्रवेश करना पड़ेगा। फिर मिराफ्लेक्स क्या है, ये पेरू के है, ये पेरू में है, या पेरू आप देख लीजिए, ये जो पेरू है ये भी क्या है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है, वहीं पर है
मिराफ्लेक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया। पाँचवीं देख लिया पनामा नहर के दक्षिण सिरे में, अभी हम लोग चर्चा किए कि उत्तर सिरे में जो पनामा नहर है, इस तरह से इसके उत्तर में कोलोन है और नीचे में पनामा है। और पोर्ट सैयद क्या है, देखिए पोर्ट सैयद ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आ जाए ये आपको पोर्ट सैयद देखने को मिल जाएगा स्वेज नहर का। स्वेज नहर का उत्तरी भाग में देखेंगे तो पोर्ट सैयद, और दक्षिणी भाग में स्वेज मिल जाएगा, वही स्वेज जो नाम है वहाँ सिटी का स्वेज। और फिर बीच में आपको देखने को मिल जाएगा कौन, ये स्वेज नहर के बीच में एक और है इस्लामिया करके, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो चर्चा हम लोग स्वेज वाला में करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आए तो इसलिए इसकी चर्चा कर दिए। तो दक्षिण में पनामा हो जाएगा और उत्तर में कोलोन हो जाएगा। कोलोन जो भी एक पतन है ना, यानी बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, सू नहर। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी विश्व का सबसे जहाज रानी तो स्वेज नहर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जो घने आबादी का देशों का जो है व्यापार वो सबसे ज़्यादा हुआ स्वेज नहर से ही होता है। किसकी तुलना, पनामा नहर की तुलना में। तो स्वेज नहर हो जाएगा, जहाज रानी का नहर हो जाएगा, है ना। इसमें बोला जाता है स्वेज नहर में भी मतलब एक दिन में लगभग 24 जलियान पार करता है ना। यहाँ गति थोड़ा धीमा रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर स्पीड रहेगा तो तट को टूटने की संभावना रहेगी, इसलिए गति धीमा होता है ना। ये स्वेज नहर होगा जो 1866 ईस्वी में पार करने के लिए 36 घंटा लगता था, लेकिन जैसे 1869 में जब बनकर तैयार हुआ, मात्र 12 से 18 घंटा में ये नहर को पार कर सकते हैं। और ये एशिया को यूरोप से क्या किया, दूरी को कम कर दिया। साथ में अगर आपको लंदन जाना है तो लंदन की भी दूरी को कम कर दिया। भारत के चेन्नई से जो पहले काफ़ी दूरी लगता था, मात्र 8000 किलोमीटर में, तो इस तरह से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 7000 दूरी को कम किया। कौन, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप इधर देखेंगे क्या है, ये तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के ये अफ्रीका हुआ ना, यहाँ मिस्र हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये नीचे लाल सागर हो गया। तो यही लाल सागर है यहाँ बाजू में स्वेज है। इसी स्वेज नहर को क्या किया गया, यहाँ पे नहर का निर्माण किया गया है, मानव निर्मित नहर का निर्माण। और इस स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और यह है कितना किलोमीटर का, तो आप जान लीजिए जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई पनामा नहर से ज़्यादा। पनामा में तो हम लोग देखे थे 68.8, लेकिन आपको ज़्यादा है 64.8 है। आपको थोड़ा वेरिएबल देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉग पास भी बना हुआ है ना, तो कभी उसको इंक्लूड करके दे देता है, कभी छोड़ कर दे दिया जाता है, तो वो आपको 10 से 12 किलोमीटर का अंतर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये और स्वेज नहर को आप देखेंगे तो 193 यानी, और 113 वही 168 से 193 देखने को मिल जाएगा स्वेज नहर। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। स्वेज नहर का उत्तरी सिरा कौन सा पतन, अभी चर्चा हम लोग किए थे जब ऑप्शन में आया था कि जो स्वेज नहर इस तरह से यहाँ पे जो मिस्र हो गया है ना, यहाँ मिस्र हो गया, यहाँ पर उत्तरी भूमध्य सागर, यहाँ लाल सागर हो गया, ये स्वेज क्षेत्र है। ये स्वेज जो जगह है स्वेज, इस स्वेज से होकर क्या किया गया है, स्वेज जगह क्षेत्र से होकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया। और इस स्वेज नहर का जस्ट आप उत्तरी भाग देखेंगे तो पोर्ट सैयद मिलेगा, जो कि क्या पतन है, बंदरगाह। और जस्ट उसके नीचे स्वेज मिलेगा, और बीच में यहीं पर मिलेगा क्या मिलेगा, इस्लामिया मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, इस्लामिया भी इसी बीच का जगह है, ऑफिशियली जगह है, यानी ऑफिशियली जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो कार्यालय है, आपको इस्लामिया में ही देखने को मिलेगा, बीच में है वो, है ना, पोर्ट सैयद और ये इसके स्वेज के बीच में। तो उत्तरी भाग में कौन हो जाएगा, पोर्ट सैयद हो जाएगा, दक्षिणी भाग में स्वेज हो जाएगा, और बीच में आपको इस्लामिया देखने को मिल जाएगा, ये है ना, पोर्ट तैयफ, वही जो पूरा उसका जो क्षेत्र है ना, उसी को पोर्ट तैयफ कहा जाता है। 10 में देख लीजिए, स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों होता है। झालों का अर्थ होता है इसलिए अभाव होता है क्योंकि दोनों किनारों पर समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, और इसलिए झालों का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वेज नहर का निर्माण। अभी हम लोग चर्चा किए कि स्वेज नहर किस तरह से 1881 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट किया जाता है, और 1894 ईस्वी में क्या हो जाता है, वो तो था 1881 में क्या जाता है, पनामा नहर का था ना, जो 1881 में किया जाता है, 94 में वो कार्य बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त सुविधा और पर्याप्त साफ सफाई ना होने के कारण वहाँ महामारी फैल जाता है, मलेरिया, पेचिस, ये सब जैसा, जिसके कारण 20 से 22 की मृत्यु हो जाती है। वो पनामा नहर के निर्माण में था। लेकिन यहाँ पर स्वेज नहर की भी चर्चा किया, तो स्वेज नहर का निर्माण कब होता है, वह होता है 1854 से स्टार्ट होता है, और 1859 ईस्वी में पूरा हो जाता है। तो वही निर्माण है, 1854 ईस्वी में हो जाएगा, जिसकी लंबाई हम लोगों ने देखा था 168 से 193 किलोमीटर के आसपास में है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ, 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 17 नवंबर को वह क्या कर दिया गया, सभी के लिए सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया, 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस नहर को बनने से क्या हो गया, एशिया, ये जो अफ्रीका हो गया, एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम हो गया। वहीं चेन्नई से अगर आप लंदन के बीच की दूरी देखेंगे तो 8900 किलोमीटर कम देखने को मिल गया। तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो सबसे ज़्यादा 168 किलोमीटर, 168 से 193 था, तो 168 है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 14 में आ जाइए। 14 में कह रहा है कि सू नहर किसको जोड़ती, काफ़ी अच्छा प्रश्न, आ जाइए सू नहर।
ऑप्शन में है सुपीरियर मिशिगन, सुपीरियर ह्यूरॉन। ये सभी जो ऑप्शन में है ना, वो याद करिए जब हम लोग विश्व का झील पढ़े थे उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि उत्तरी अमेरिका के 5 महत्वपूर्ण झील है। अब उत्तरी अमेरिका के जो इस तरह से उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो इसकी जो 5 नदियाँ उसमें से 4 है जो जिसका क्या होता है बॉर्डर, जिसका सीमा वह कनाडा से टच होता है। जिसमें पहला सुपीरियर झील था जो सबसे बड़े विश्व के मीठे पानी का झील था, दूसरा मिशिगन झील था। यही मिशिगन झील जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में था, इसका बॉर्डर कनाडा से नहीं टच हो रहा था। उसके बाद कौन था, ह्यूरोन था, उसके नीचे ईरी था, उसके नीचे ओंटारियो था। ये 5 झील क्रम से था। तो ये भी हम लोगों ने जागरा था। एक नियाग्रा जलप्रपात था, है ना, नियाग्रा जलप्रपात जो ईरी और ओंटारियो जलप्रपात के बीच में नियाग्रा जलप्रपात था। यहाँ प्रश्न है सूनहर, एक नहर है सूनहर। तो यहाँ पर जो ये जो है ना सुपीरियर झील और दूसरा है जो ह्यूरोन झील, है ना, ये ह्यूरोन हो गया क्योंकि दूसरा में मिशिगन है। तो यही है जो सुपीरियर और ह्यूरोन झील है, ह्यूरोन के बीच में है, वहीं पर सूनहर का निर्माण किया गया है। और आपको हम बता दें यह सूनहर के निर्माण से क्या हो गया, अमेरिका के आंतरिक व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। लगभग 10,000 जलयान यहाँ पर पार करता है। यह लगभग महीने पूरे साल में 8 महीने खुला रहता है। और आपको हम बता दें कि इन झीलों के बीच में एक सेंट मरी जलप्रपात भी है। तो वास्तव में ये जो नहरें हैं मतलब दो नहरें हैं, एक इसका एक सीमा है कनाडा में और एक उत्तरी अमेरिका में, इसलिए दो रूप कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सूनहर यही है, कौन, सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कील नहर, अगर आपको थोड़ा सा मैप आ दो, अगर डायग्राम आ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको रटना या याद करने की भी जरूरत नहीं है। कील नहर जो होती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न, आ जाइए कील नहर आ जाइए। या आपको आना होगा यूरोप में। जब यूरोप में आप आएंगे तो देखेंगे कहाँ पे, यूरोप में आएंगे तो आप आ जाइए ये स्पेन के ऊपर फ्रांस हो गया, फ्रांस के ऊपर आप बढ़िए थोड़ा सा, ये स्पेन हो गया, स्पेन फ्रांस ऊपर बढ़िए जर्मनी। यही जर्मनी के उत्तरी भागों में आपको इधर मिलेगा, कौन मिलेगा, उत्तरी सागर, इधर बाल्टिक सागर मिलेगा, है ना। तो यही उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह व्यस्तम नहर, व्यस्तम जलमार्ग के रूप में भी कील नहर का नाम आता है। तो इस तरह से यूरोप के व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना प्रदान करती। तो कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर कहाँ था, ये उत्तरी जैसे जर्मनी का आप उत्तरी भाग में देखेंगे तो यहीं पर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच को जोड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर, तो यही कील नहर जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। सूनहर तो ऊपर हम लोग चर्चा कर ही लिए कि सूनहर क्या था, ये सूनहर था जो यहाँ पर था सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को बीच में था, जो ये नहर से इसके द्वारा ये जोड़ता था। बीच में हम लोग देखे थे कि इस झील के बीच में एक कौन था, सेंट मरी जलप्रपात भी था। तो बात अलग है, वो हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पर बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, एक कील नहर है। और कील नहर के बारे में हम लोगों ने तो देख ही लिया कि कील नहर क्या है। जर्मनी के जो क्षेत्र देखिए ना, वो क्षेत्र का जो नाम है ना, जो मतलब उत्तरी सीमा में केसलेसीव करके नाम है, वहीं पे स्थित है। और जो क्या करता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर में भी आता है। चलिए, स्वेज पनामा की तो चर्चा हो ही गई थी, स्वेज नहर का चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पनामा नहर बनकर कब तैयार हुआ, पनामा नहर बनकर 1914 में तैयार हुआ, स्वेज नहर 1859 में तैयार हुआ, है ना। ये दोनों में इसमें भी ये फ्रांस बनाता है। पनामा नहर में फ्रांस जरूर स्टार्ट करता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता क्योंकि महामारी के कारण काफ़ी मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। रख रखाव सुविधा पर्याप्त जो है ये स्वच्छता के कारण वहाँ पर फैल जाता है महामारी, पेचिश ये सब फैलने के कारण मर जाता, बीच में ही काम, और वो टेक्नोलॉजी का भी पर्याप्त रूप से वहाँ पर काम नहीं हो पाता, नहीं पहुँच पाता, इसके कारण वो छोड़ के चला आता है। फिर बाद में अमेरिका उसको पूरा करेगा। स्वेज नहर तो फ्रांस करता है 1881 से 1881 नहीं बोलिए 1854 से स्टार्ट करता है, 1869 ईस्वी में पूरा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में, काफ़ी अच्छा, यही करा कर चर्चा किए थे कि ये जस्ट करा नहर का है जो थाईलैंड में अवस्थित है। आप थाईलैंड देखिए, आप देखिए पहले आ जाइए, ये हो गया थाईलैंड के समझने के लिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना होगा। ये म्यांमार हो गया ना, म्यांमार के बगल में हो गया, क्या हो गया, उसके नीचे ही थाईलैंड हो गया। तो थाईलैंड का ये जो नीचे आ जाता है भाग, ये आपको मिलेगा, मतलब स्थल डमरू मत करके संकीर्ण भाग मिलेगा, यही थाईलैंड है। और यही थाईलैंड में एक करा नहर बनाने का निर्माण हो रहा है, क्योंकि पहले क्या हो जाता था, जो हिंद महासागर से दक्षिणी चीन सागर जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से गुजरना होगा, क्या बोलता है, सिंगापुर से होकर जाना पड़ता था, जो सिंगापुर काफ़ी नीचे है यहाँ से, यानी काफ़ी समय लगता था। वो मलेशिया का भाग है, मलेशिया में सिंगापुर है। लेकिन करा नहर बनने से क्या हो जाएगा, यह देखिए जो इस तरह से, देखिए आप एक बार डायग्राम को समझिए, ये थाईलैंड हो गया है ना, थाईलैंड का ये संकीर्ण भाग नीचे हो गया, तो क्या हो जाता था, ये नीचे मलेशिया सिंगापुर हो गया। तो आपको यहाँ से इस तरह से ये है भाग, तो आपको अगर हिंद महासागर से दक्षिणी चीन सागर में जाना है तो आपको सिंगापुर होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी लंबा समय लगता था, काफ़ी टाइम लगता था। तो अब करा नहर के बनने से यहाँ पर जो थाईलैंड है, इसी के बीच में करा नहर को बनाया जा रहा है, जो 135 किलोमीटर का भारत भी हस्तक्षेप करा है। इस करा नहर के बनने से जो हिंद महासागर है और दक्षिणी चीन सागर है,
आप उसको दक्षिणी तीन सागर को यहाँ पर थाईलैंड सागर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो हिंद महासागर है उसको यहाँ पर अंडमान सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र अंडमान का इधर है, अंडमान वाला क्षेत्र है, इसके कारण ये अवरुद्ध करता है ना नीचे वाले क्षेत्र को, है ना। तो यहाँ से होकर जाना पड़ता था। तो इस नहर के बन जाने से ये जो दूरी है हिंद महासागर और दक्षिण वो कम हो जाएगा, और इसका जो है लाभ है जो एक क्या थाईलैंड को मिलने वाला था गेम चेंजर के रूप में, इसके बाद साबित इसके लिए साबित होने वाला, क्योंकि इससे जो भी कर रहा है इससे इसको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से ये नहर बनाना चाह रही है, इस पर चल रहा बात, तो ये हो जाएगा थाईलैंड में अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना है, जस्ट पनामा नहर की तरह यह भी इस नहर को बनाना चाह रहा है, और उस नहर के बनने से थाईलैंड को ऐसा मतलब वो अपने मान रहा है, माना जा रहा है कि उसको इससे काफ़ी क्या हो जाएगा, उसे विकास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लिया 18 में पनामा जलडमरू मध्य के आर पार। देखिए आ गया ना पनामा जलडमरू मध्य, तो हम लोग समझ लें कि एक ऐसा संकीर्ण भूभाग जो दो बड़े स्थलीय भूभाग को जोड़ता है, दोनों तरफ पानी होता है, वही स्थल डमरू मध्य। जो पनामा नहर भी वहाँ पर बना स्वेज में, और जो क्रा नहर थाईलैंड का जो नीचे वाला भाग जो संकीर्ण भाग है वहाँ पर भी बनाने की बात हो रही है, जिससे हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर की दूरी को। तो पनामा नहर का आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, कौन रखा था? टॉलमी ने, स्टेबो ने, रेजले ने, हमबोल्ट ने। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कौन रखे थे सबसे पहले खोदने का विचार? तो यह हो जाएगा हमबोल्ट ने रखे थे, है ना। पनामा जलडमरू के बाद आर पर खोदने का विचार किस तरह से फिर हम लोगों ने देखा ना, फ्रांस आता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कील नहर जर्मनी में, बिल्कुल सही बात है, हम लोग चर्चा किए थे ना। ये हो गया फ्रांस, हो गया फ्रांस के ऊपर, हो गया जर्मनी, हो गया नीचे तो स्पेन था, है ना। तो इस जर्मनी के ऊपर में हम लोगों ने देखा था उत्तरी भाग में, यह क्या है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रहा था, जो बिल्कुल सही है। कील नहर स्वेज नहर मिस्र में बिल्कुल है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये इस तरह से एशिया मिस्र है, इधर भूमध्य सागर, इधर लाल सागर, इसी को बीच को जोड़ने वाला है, जिसके हम लोग देखे थे स्वेज नहर के उत्तरी भाग में पोर्ट सैयद, नीचे भाग में ये स्वेज है, बीच में इस्लामिया है। तो स्वेज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये भी सही है। पनामा नहर का कैरेबियन सागर और प्रसिद्ध, बिल्कुल सही बात है। पनामा नहर भी हम लोगों ने देखा था कि पनामा नहर क्या है, पनामा सिटी में है, जिसका पनामा का जो कैपिटल है पनामा सिटी है, वहीं पनामा में है, जिसके उत्तरी भाग में क्या था, उत्तरी भाग में था पनामा के उत्तरी भाग में क्या था, कोलोन था, दक्षिणी भाग में पनामा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यही जो क्षेत्र है मिसिसिपी का घाटी, जो कैरेबियन सागर है, जहाँ पर ह्यूरोन चक्रवात भी बन रहा था। तो ये आप या कहिए कैरेबियन सागर कहिए, अटलांटिक सागर कहिए, ये दोनों को जोड़ा, क्योंकि ये जो क्षेत्र थोड़ा सा क्षेत्र है लोकल भाषा में यहाँ कैरेबियन सागर करा रहा है। जब आप बड़े क्षेत्र में जब पार करेंगे उसको तो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अटलांटिक महासागर, तो वही इधर प्रशांत महासागर, तो वही है कैरेबियन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए सू नहर स्वीडन में स्थित है। अब देखिए सुई नहर स्वीडन में, बिल्कुल नहीं, स्वीडन में कहाँ है सू नहर? तो हम लोगों ने देखा था कि यह क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है ना। ये देखिए इस तरह से था, इस तरह से था, ये था, ये कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। यहाँ पर सुपीरियर झील था, मिशिगन झील था, और उसके नीचे ह्यूरोन था, ईरी था, उसके बाद ओंटारियो था। तो जो कौन था यहाँ पर, ये झील था ना, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ रहा था सू नहर। बीच में एक जलप्रपात भी आ रहा था, कौन सा जलप्रपात था? ये देखिए सेंट मरी जलप्रपात था। तो सू नहर क्या है, वह स्वीडन में ना होकर कहाँ है? ये देखिए स्टॉकहोम लिखा, कनाडा लिखता तो चलता, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखता तो चलता। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट देख लिए 20 में स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच की दूरी क्या तरह कम? स्वाभाविक सी बात है, लंदन न्यूयॉर्क तो वहीं है, लंदन पेरिस वहीं, लंदन केप ऑफ गुड ऑफ, केप ऑफ हुड ऑफ, जो आपको पता होगा कि पहले केप ऑफ गुड ऑफ को कहाँ कहलाता था, जो सबसे पहले जो कहाँ आया, पुर्तगाली लोग आया, पुर्तगाली लोग जब आता है तो वह हिंद महासागर का जो व्यापार होता है उस पर वो कब्जा कर लेता है, यानी उस पर जो भी किसी अन्य राष्ट्र का या किसी अन्य देश को कहीं वहीं देश के व्यापारी करना होता था, तो उसको वहाँ से परमिशन लेना पड़ता था। और वह परमिशन लेने के बाद जो वहाँ पर जो पुर्तगाली होते थे, पुर्तगाली जहाज उसके साथ एक मतलब उसके साथ साथ में चलता था, जो उसको प्रोटेक्ट करता था, वही केप ऑफ गुड ऑफ कहलाया था, है ना। तो वो चर्चा हम लोग पहले कर लिए थे जब यूरोपियों का आगमन होता था। ये भी नहीं होगा लंदन और चेन्नई, यही होगा लंदन, क्योंकि जैसे ही स्वेज नहर बनता है तो स्वेज नहर से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम होता है, जो 8,900 किलोमीटर का होता है, और यूरोप और एशिया तो 7,000, लेकिन लंदन से चेन्नई थोड़ा सा ब्रिटेन ऊपर जाएंगे तो यूरोप का इधर छत में ब्रिटेन मिलेगा, तो अभी 8,900 किलोमीटर दूरी कम होता है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्योंकि पनामा नहर इसलिए भिन्न है क्योंकि हमने चर्चा किया कि पनामा नहर में क्या है, यही जलपास यानी लॉक प्रणाली है। इसमें मुख्यतः 3 प्रणाली है, जिसमें आपको वही गुटोन झील से जो मीठा पानी का झील से गुजरना होगा, ऊपर उठने के लिए उसमें पानी भरकर उसको ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से वहाँ पर लॉक बनाया गया है ना, घुसने के लिए लॉक प्रणाली है। आप लॉक खुलेगा उसके बाद आप एंटर करेगा, एक करके गिराया जाता है। तो ये लॉक पास है, इसके कारण भी नहीं, इसका मार्ग छोटा है, तो मार्ग तो दोनों का थोड़ा संकीर्ण नहीं है, मार्ग व्यस्त है, दोनों का मार्ग है, इसका मार्ग कम व्यस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जलपास होने के कारण भी नहीं। नेक्स्ट देखिए पनामा नहर का निर्माण कब होता है? पनामा नहर का निर्माण हम लोगों ने देखा किस तरह से, जब अमेरिका के उकसाने पर क्या होता है, जो पनामा है वो कोलंबिया से अलग हो जाता है। उसके बाद फिर 1904 ईस्वी में अलग होने के बाद क्या होता है, वह अमेरिका के द्वारा 1904 से 1914 ईस्वी तक स्वेज नहर का निर्माण कर लेता है। फिर उस पर
किसका जो हस्तक्षेप रहता है, अमेरिका का रहता है। फिर बाद में पनामा अमेरिका से भी अलग होने के लिए, स्वतंत्र होने के आंदोलन करता है। 20वीं शताब्दी के अंत में पनामा स्वतंत्र हो जाता है और वो जो पूरी जो अधिकार था वो अमेरिका पनामा को सौंप के चलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी कितनी कम हुई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुएज नहर के भारत और यूरोप पूछ रहा तो 7,000 किलोमीटर होता। हाँ, थोड़ा चेन्नई और लंदन पूछता तो थोड़ा बढ़ता, क्योंकि यूरोप में तो मैं तो यूरोप ही करा ना, तो मान लीजिए यूरोप तो क्षेत्र यहीं से स्टार्ट हो जाता है, भूमध्य सागर से स्टार्ट ही हो जाता है और नीचे हो जाएगा लाल सागर हो गया, है ना। तो ये 7,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने विश्व की नहरें से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं, जो आपको अगर याद होगा तो आने वाला दिन में आपको याद करने की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप समझे रहेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।